नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट हेडिंग यानी विषय शीर्षक, जिसके अंदर हमने इसकी दो विषय शीर्षक निर्माण विधियों के बारे में पढ़ा था। एक तो वो जिसके अंदर विषय शीर्षक जिनका पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता था और उनकी सूची प्रकाशित की जाती थी, और एक वो जिसमें क्लास नंबर को चेन प्रोसीजर द्वारा अलग करके विषय शीर्षक का निर्माण किया जाता था। तो इसके अंदर हमने जो चेन प्रोसीजर था इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम उन विषय शीर्षक जिनका पूर्व में निर्धारण कर लिया जाता है और उनकी सूची प्रकाशित की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि ये तीन तरह के होते हैं। एक तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, और एक है सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, और एक तीसरा है एएलए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LCSH भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LCSH कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग विशेष शीर्षकों का एक थीसोरस है। क्या है? थीसोरस। थीसोरस क्या होता है? जिसके अंदर समानार्थी शब्द और विलोम शब्द दिए हुए होते हैं किसी भी शब्द के, है ना, तो उसे हम थीसोरस कहते हैं। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है ये विशेष शीर्षकों का थीसोरस है ना। आगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग एक नियंत्रित शब्दावली यानी कंट्रोल्ड वोकेबलरी है। ये किसके द्वारा कहा गया है? इंफॉर्मेशन साइंस में कहा गया है कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है ये नियंत्रित शब्दावली है यानी कंट्रोल्ड वोकेबलरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग विषय सूचीकरण और अनुक्रमणिका के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा स्थापित शीर्षकों का एक सूची है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है ये सूचीकरण और अनुक्रमणिका के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा स्थापित शीर्षकों की एक सूची है। किसके द्वारा स्थापित है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा स्थापित सूचीकरण और अनुक्रमणिका के लिए एक शीर्षकों की सूची है ये। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। आगे देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में पूर्व निर्धारित विषय शीर्षक रहते हैं। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसके अंदर पूर्व निर्धारित यानी जिनको पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है वो विषय शीर्षक रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विषय अभिगम के लिए सूचीकार अथवा अनुक्रमणिकार को इस विशेष शीर्षक सूची से प्रलेख की विषय वस्तु के अनुरूप शीर्षक का चयन करना होता है तथा उसे प्रसूची या अनुक्रमणीकरण में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो सूचीकार या अनुक्रमणिकार है उसको विषय शीर्षक सूची से प्रलेख की विषय वस्तु के अनुरूप शीर्षक का चयन करना होता है और उसे प्रसूची या अनुक्रमणीकरण में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा की गई थी, और ये कब की गई थी? 1898 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसकी स्थापना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1898 के अंदर की गई थी। आगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एएलए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में फॉर यूज इन यानी उपयोग के लिए डिक्शनरी कैटलॉग को अपनी सूची के आधार रूप में अपनाया है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसने एएलए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में उपयोग के लिए डिक्शनरी कैटलॉग को अपनी सूची के आधार रूप में अपनाया है। आधार रूप में जो बेस होता है उसके रूप में अपनाया है। अब हम देखते हैं जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये कब आया था, इसे कब प्रकाशित किया गया था और किस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1910 से 1914 के बीच में आया था। ठीक है, कई पार्ट्स के अंदर
प्रकाशित किया गया था। जो फर्स्ट एडिशन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1910 से 1914 के बीच कई पार्ट्स में प्रकाशित किया गया था। वो एक बार में प्रकाशित नहीं हुआ था, वो कई पार्ट्स के अंदर प्रकाशित किया गया था। और ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सब्जेक्ट हेडिंग्स यूज्ड इन द डिक्शनरी कैटलॉग्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो इसका किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये सब्जेक्ट हेडिंग्स यूज्ड इन द डिक्शनरी कैटलॉग्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इस नाम से प्रकाशित किया गया था इसका फर्स्ट एडिशन। आगे देखते हैं जो इसका 8th एडिशन था जो कि 1975 में आया था, इसमें इसका नाम बदलकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कर दिया गया था। यानी इसका जो नाम परिवर्तन कब किया गया था? जो इसका वर्तमान में नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ये कब किया गया था? 1975 के अंदर। और किस एडिशन में किया गया था? ये 8th एडिशन में किया गया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट है 1957 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 6वां संस्करण प्रति पेज सब्जेक्ट हेडिंग के 3 कॉलम के साथ प्रकाशित किया गया था। यानी जो 1957 में जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो 6वां संस्करण आया था वो प्रति पेज सब्जेक्ट हेडिंग के 3 कॉलम्स के साथ प्रकाशित किया गया था। कितने कॉलम्स के साथ? 3 कॉलम्स के साथ प्रकाशित किया गया था प्रति पेज, ठीक है। और जो इसका अब हम इसके जो वॉल्यूम देखते हैं कि जो कौन सा एडिशन कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। तो जो इसका जो 8th एडिशन था वो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। और जो इसका 11th एडिशन था जो कि 1988 के अंदर आया था, ये 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। जो इसका 8th एडिशन था वो 1975 के अंदर आया था और उसके वो कितने वॉल्यूम में था? 2 वॉल्यूम में। फिर जो इसका 11th एडिशन है वो 1988 के अंदर आया था और वो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो इसका 16th एडिशन आया था वो 1992 के अंदर आया था और ये 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो इसका 21st एडिशन आया था, यानी 21वां एडिशन आया था, वो 1998 के अंदर आया था और वो 5 वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जो इसका 34th एडिशन आया वो 2012 के अंदर आया था और ये 6 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। जो 8th एडिशन था वो 2 वॉल्यूम में और ये 1975 के अंदर आया था। और जो इसका 11th एडिशन था वो 1988 के अंदर आया था और ये 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। जिसका 16th एडिशन था वो 1992 के अंदर आया था और ये 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जो इसका 21st एडिशन आया वो 1998 के अंदर आया और वो 5 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जो इसका 34th एडिशन आया 2012 के अंदर, वो 6 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना अपना। बहुत बार एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का अंतिम मुद्रित संस्करण जो आखिरी बार प्रकाशित किया गया था, यानी प्रिंट किया गया था, वो 2016 के अंदर किया गया था 38th एडिशन। जो इसका 38th एडिशन था, यानी 38वां एडिशन था, वो आखिरी बार प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से कोई भी इसका जो एडिशन है वो प्रकाशित नहीं किया गया है, ठीक है। यानी जो इसका अंतिम मुद्रित संस्करण था वो 2016 के अंदर आया था और वो कौन सा एडिशन था? 38th एडिशन, यानी 38वां एडिशन था। आगे देखते हैं जो इसका 36वां एडिशन यानी 36th एडिशन है, उसको पहली बार PDF प्रारूप में प्रकाशित किया गया था। यानी जो इसका 36th एडिशन है ये पहली बार PDF प्रारूप में प्रकाशित किया गया था। इससे पहले इसका कोई भी एडिशन PDF में नहीं प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग रेड बुक, यानी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो रेड बुक एडिशन आता है ये मुद्रित संस्करण है और ये प्रतिवर्ष, सॉरी यहाँ पे ये प्रतिवर्ण है तो यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना आप, इसका यहाँ पे प्रतिवर्ष है ये, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना आप इसको, यहाँ पे प्रतिवर्ष है ना, ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। जो इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो रेड बुक एडिशन आता है ये मुद्रित संस्करण होता है और ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अब हम एंट्री स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में देख लेते हैं। यानी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसके एंट्री स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मेन हेडिंग के अंदर क्या क्या शामिल होता है।
तो इसके पहला इसका कंपोनेंट आता है हेडिंग। सबसे पहला इसका मेन हेडिंग के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है हेडिंग। ये बोल्ड टेक्स्ट में यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो मेन हेडिंग है ये बड़े अक्षरों के अंदर लिखा जाता है, यानी जो हेडिंग है वो किसमें, बोल्ड टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है। फिर इसके बाद लिखा जाता है मैं शब्द जियोज, ये लिखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है क्लास नंबर, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये लिखा जाता है इसके अंदर। फिर जो इसका चौथा तत्व है वो है स्कोप नोट्स, ठीक है। पहला तो हो गया हेडिंग, दूसरा हो गया मैं शब्द जियोज, और तीसरा है क्लास नंबर, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में LCCN भी कहते हैं हम, ठीक है। और चौथा है स्कोप नोट्स। ये इसी क्रम में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रखना आप ना। फिर इसका नेक्स्ट है रेफरेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस, एक तो है रेफरेंस स्ट्रक्चर, इसे हम क्रॉस रेफरेंस कोड्स भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस कोड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का दूसरा वो है कंपोनेंट है ना। पहला तो हो गया मेन हेडिंग। मेन हेडिंग के अंदर 4 तत्व आते हैं इसके। पहला तो हो गया हेडिंग, दूसरा है मैं शब्द जियोज, तीसरा है क्लास नंबर, और चौथा है स्कोप नोट्स। और इसका जो नेक्स्ट है, पहला तो हो गया हेडिंग, फिर दूसरा आ गया रेफरेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। रेफरेंस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं हम, ये एंट्री मुख्य शब्द को अन्य समानार्थी और संबंधित शब्दों से जोड़ने के लिए विशेष कोड का उपयोग करती हैं। यानी जो रेफरेंस कोड है ना, ये क्या करता है, इसको मुख्य शब्द को अन्य समानार्थी और संबंधित शब्दों से जोड़ने के लिए विशेष कोड का उपयोग करता है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले यूज़, यानी यूज़ दिस हेडिंग इंस्टेंट ऑफ अनदर, मतलब इसे यूज़ करो किसी और को यूज़ करने के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट है UF, जिसे हम यूज्ड फॉर भी कहते हैं। ये क्या कहता है, ये उन अप्रमाणित शब्दों या पर्यायवाची शब्दों की सूची है, सॉरी, ये उन अप्रमाणित शब्दों और पर्यायवाची शब्दों की सूची है जिनकी जगह पर मुख्य शीर्षक का उपयोग करना है। यानी जो यूज फॉर है, ये क्या कहता है कि यह उन अप्रमाणित शब्दों और पर्यायवाची शब्दों की सूची हैं जिनकी जगह पर मुख्य शीर्षक का उपयोग करना है, ठीक है। उन शब्दों की ये सूची है जिनकी जगह पर जो मुख्य शीर्षक होता है उनका उपयोग करना है हमें ना। आगे देखते हैं BT, यानी ब्रॉडर टर्म। ये मुख्य शीर्षक से जुड़े किसी व्यापक या बड़े विषय को दर्शाता है। यानी जो ब्रॉडर टर्म होता है ये मुख्य शीर्षक से जुड़े किसी व्यापक या बड़े विषय को दर्शाते हैं। फिर आता है NT, यानी नैरोअर टर्म। ये मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आने वाले अधिक विशिष्ट और छोटे उप विषयों को दर्शाते हैं। यानी जो मुख्य शीर्षक होते हैं उनके अंतर्गत आने वाले अधिक विशिष्ट और छोटे उपविषयों को दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं, नैरोअर टर्म। यानी इसके अंदर हम और अधिक गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें विशिष्ट और उपविषय प्राप्त होते हैं, उनको हम दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है RT, यानी रिलेटेड टर्म। ये उन संबंधित विषयों को जोड़ता है जो न तो बड़े हैं और न छोटे हैं लेकिन मुख्य विषय से जुड़े हैं। यानी जो रिलेटेड टर्म, नाम से ही समझ में आ रहा है रिलेटेड, तो ये उन विषयों को जोड़ते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उससे संबंधित शब्द है, ठीक है, उनको जोड़ते हैं ये ना। नेक्स्ट है इसका SA, यानी सी ऑल्सो। ये एडिशनल टर्म होते हैं, ठीक है। अब हम जो मेन एंट्री स्ट्रक्चर है इसका और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का, उसके अंदर जो इसका तीसरा कंपोनेंट है वो है सब डिवीज़न, यानी उप विभाजन। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डेज के बारे में। ये लंबी लाइनों द्वारा दर्शाए गए शब्द मुख्य विषय को और अधिक स्पष्ट करते हैं। यानी जो डेज होते हैं ये लंबी लाइनों द्वारा दर्शाए गए शब्द को मुख्य विषय को अधिक स्पष्ट करते हैं, डेज है ना। अब हम देखते हैं जो उप विभाजन है उसका क्रम देख लेते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहले आता है टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है तो वो है, फिर ज्योग्राफी यानी स्थान, फिर क्रोनोलॉजी यानी समय, फिर फॉर्म यानी प्रारूप आता है। तो सबसे पहले टॉपिक, फिर स्थान हो गया, फिर समय हो गया और फिर अंत में आता है प्रारूप। तो इसी क्रम के अंदर जो सब डिवीजन का क्रम है ये हमारा है। अब हम देखते हैं स्कोप नोट क्या है। ये एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक पैराग्राफ होता है। जो स्कोप नोट होता है ये एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक पैराग्राफ नोट होता है। ये बताता है कि उस शब्द का उपयोग कहाँ और कैसे करना है ताकि मिलते जुलते शब्दों के बीच भ्रम न हो। जो स्कोप नोट होता है ये एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक पैराग्राफ होता है जो हमें ये बताता है कि जो शब्द है उसका उपयोग कहाँ पर करना है और कैसे करना है ताकि जो मिलते जुलते शब्द हैं उनके बीच में हमें भ्रम ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं विषय शीर्षक निम्न तरह के होते हैं, यानी जो विषय शीर्षक है उनके प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंगल वर्ड हेडिंग, यानी जो सिंगल वर्ड के जो हेडिंग होते हैं वो आता है। जैसे एग्जांपल हो गया इकोनॉमी, वैसे हिस्ट्री हो गया, तो ये एक सिंगल वर्ड की हेडिंग है। फिर नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल हेडिंग। ठीक है, ऐसे सब जो सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, जैसे अडल्ट एजुकेशन, ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल हेडिंग है हमारी ना। फिर नेक्स्ट हेडिंग है फेज हेडिंग, जैसे इसका एग्जांपल है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नाउन हेडिंग, जैसे टीचर्स एज पॉलिटिशियन, ठीक है, या टीचर्स एज पॉलिटिशियन ये भी हो जाएगा। तो ये एक नाउन है जो हेडिंग है हमारी ना। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड हेडिंग, इसका एग्जांपल है चर्च एंड स्टेट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर फ्री फ्लोटिंग सब डिवीजन के बारे में है। तो जो फ्री फ्लोटिंग सब डिवीजन है ये क्या होता है ये देखते हैं। ये ऐसे सब डिवीजन होते हैं जिन्हें बिना कोई नया अथॉरिटी रिकॉर्ड बनाए किसी भी मुख्य विषय शीर्षक के साथ स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है। यानी जो फ्री फ्लोटिंग सब डिवीजन होते हैं ये ऐसे सब डिवीजन होते हैं जिन्हें बिना किसी नया रिकॉर्ड अथॉरिटी रिकॉर्ड बनाए किसी भी मुख्य विषय शीर्षक के साथ हम जोड़ सकते हैं और वो भी स्वतंत्र रूप से जोड़ सकते हैं इसको ना। अब आगे देखते हैं हम जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका प्रयोग बड़े पुस्तकालयों में किया जाता है। यानी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बड़े पुस्तकालयों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके जो वर्तमान में जो कुछ एडिशन आए थे वो देख लेते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के। तो जो इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का इसका जो 44th एडिशन था यानी 44वां एडिशन था वो आया था इसका अप्रैल 2022 के अंदर। कब आया था ये बहुत एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका जो 44th एडिशन है ये कब आया था, तो ये अप्रैल 2022 के अंदर आया था क्योंकि उस समय लेटेस्ट एडिशन था। तो वर्तमान में तो अब नया आ गया 47th एडिशन, वो लेटेस्ट है ना। नेक्स्ट है जो इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसका जो 45 एडिशन था यानी 45वां एडिशन है वो कब आया था, तो वो आया था मई 2024 के अंदर। ठीक है, फिर जो इसका 46th एडिशन है यानी 46वां एडिशन है वो आया था अप्रैल 2025 के अंदर। और जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 47th एडिशन ये आया था अप्रैल 2026 के अंदर। तो जो वर्तमान में इसका एडिशन कौन सा है 47th एडिशन, और ये कब आया था अप्रैल 2026 के अंदर। और ये लेटेस्ट एडिशन है अभी इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का लेटेस्ट एडिशन है 47th एडिशन। ठीक है, ध्यान रखना आप है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है कि जो इसका लेटेस्ट एडिशन है ये कौन सा है, तो ये है 47th एडिशन और ये कब आया था 2026 के अप्रैल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसे शॉर्ट फॉर्म में SLSH भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।